Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor and in this video we are going to start second part of history's fifth chapter print culture and the modern world. Now in previous video हमने देखा कि first printed books कब आए, then चाइना में print culture किस तरह से था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जापान में प्रिंट जो है वो कब स्टार्ट हुए और किस तरह से जापान के कल्चर को प्रिंट ने एनहांस करवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रिंट कम्स टू यूरोप। सो सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना रीच्ड यूरोप थ्रू द सिल्क रूट्स एंड इन द 11th century चाइनीज पेपर आल्सो मेड इट्स वे टू यूरोप थ्रू द सेम रूट। अब हमने सिल्क रूट के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ लिया था जहाँ पे हमने देखा था कि सिल्क एंड स्पाइसेस जो थे वो चाइना से यूरोप तक पहुँचाए जाते थे एंड उसी दौरान 11th century में ये जो चाइनीज पेपर है उन्होंने भी अपना रास्ता यूरोप तक ढूंढ लिया था और उसी सिल्क रूट से चाइनीज पेपर जो है वो यूरोप में पहुंच चुके थे। पेपर अलाउड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन बाय स्क्राइब्स। तो पेपर जो है उसके वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था मैन्युस्क्रिप्ट्स का, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो किसके द्वारा लिखे जाते थे, स्क्राइब्स के द्वारा। अब ये स्क्राइब्स कौन थे, तो स्क्राइब्स ऐसे पर्सन्स थे जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं। आफ्टर दैट मार्को पोलो जो थे वो एक इटालियन मर्चेंट थे, एक्सप्लोरर थे और राइटर भी थे फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ वेनिस। सो आफ्टर हिज एक्सप्लोरेशन इन चाइना ब्रॉट बैक द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली इन 1295। तो मार्को पोलो ने जब चाइना एक्सप्लोर किया तो उनके एक्सप्लोरेशन के बाद उन्होंने क्या किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो नॉलेज है, उसका नॉलेज इटली वो लेकर आए 1295 में। So Italians began producing books with wood blocks and the technology spread to other parts of Europe. तो after that Italians ने क्या किया, उस wood block printing method से बुक्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और ये जो wood block printing टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगी। Manuscripts on expensive vellum were still preferred by aristocratic circles and rich monastic libraries, while cheaper printed copies gained popularity among merchants and students. तो manuscripts जो थे वो expensive vellum पर लिखे जाते थे पहले। तो vellum क्या है, vellum एक फाइन पार्चमेंट है जो कि काफ के स्किन से बना हुआ रहता है जिसे हम चर्मपत्र बोलते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो वेलम पे बनाए जाते थे और जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स थे या रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज थे वो एक्सपेंसिव वेलम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे उसी को प्रेफर करते थे। लेकिन जो चीपर प्रिंटेड कॉपीज थे वो भी धीरे धीरे मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स के द्वारा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। बुक सेलर्स अक्रॉस यूरोप स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड बुक फेयर्स बिकेम कॉमन। जो बुक सेलर्स थे पूरे यूरोप में उन्होंने उनके बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग कंट्रीज में और बुक फेयर्स भी अभी कॉमन हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन was recognized to meet the growing demand with booksellers employing multiple scribes। तो मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन जो था वो भी बढ़ने लगा क्योंकि लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी थी और इसीलिए बुक सेलर्स जो थे वो ज़्यादा स्क्राइब्स को एम्प्लॉयमेंट देते थे। However, the demand for books surpassed the capabilities of manuscripts, which were expensive, time-consuming and not easily portable। लेकिन जो डिमांड थी बुक्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इवन उन्होंने जो कैपेबिलिटीज थे मैन्युस्क्रिप्ट से उससे भी ज़्यादा डिमांड्स थी लोगों की, जो कि एक्सपेंसिव थे, टाइम कंज्यूमिंग भी थे और इजीली पोर्टेबल नहीं थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन यूरोप फॉर प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद ब्रीफ टेक्स्ट। तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो यूरोप में पॉपुलर होने लगी ज़्यादा फॉर प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स पर प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स पर प्रिंट करने के लिए, या जो रिलीजियस पिक्चर्स है उसके साथ कुछ ब्रीफ टेक्स्ट अगर देना हो तो उसके लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर होने लगा यूरोप में। द नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, द प्रिंटिंग प्रेस। जो ज़रूरत थी लोगों को, ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी लोगों की बुक्स के लिए और साथ ही साथ उनको चीपर रेट में और ज़्यादा जल्दी चाहिए थे प्रिंट, और इसीलिए नई प्रिंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ और वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, द प्रिंटिंग प्रेस।
So Johannes Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s in Strasbourg, Germany. तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया 1430 में स्ट्रासबर्ग, जर्मनी में। ये याद रखना अच्छे से। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट जो है वो यूरोप में किस तरह से आए और किस तरह से यूरोप में स्प्रेड होने लगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। Gutenberg, the son of merchant, grew up observing wine and olive presses and learned skills in polishing stones and creating lead molds. तो गुटेनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट के बेटे थे और वो वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखते हुए बड़े हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करना और लीड मोल्ड्स को क्रिएट करने की स्किल्स भी सीखी थी। ड्रॉइंग ऑन हिज नॉलेज, Gutenberg adapted existing technology to design the printing press. और उनके नॉलेज के साथ साथ गुटेनबर्ग ने क्या किया, जो उनके पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया और प्रिंटिंग प्रेस को डिजाइन किया। यूजिंग द ऑलिव प्रेस एज अ मॉडल एंड क्रिएटिंग मेटल मोल्ड्स फॉर द अल्फाबेट लेटर्स। तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की डिजाइन किस तरह से बनाई, ऑलिव प्रेस का यूज करते थे वो, एज अ मॉडल की तरह ऑलिव प्रेस का यूज किया और मेटल के मोल्ड्स क्रिएट किए अल्फाबेट लेटर्स के लिए। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड प्रिंटेड द फर्स्ट बुक द बाइबल, प्रोड्यूसिंग अराउंड 180 कॉपीज ओवर 3 इयर्स। तो 1448 तक गुटेनबर्ग ने परफेक्ट तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को तैयार कर लिया और उन्होंने फर्स्ट बुक जो थी वो प्रिंट की, जो कि बाइबल थी, और 3 सालों में उन्होंने कुछ 180 कॉपीज को प्रोड्यूस किया था। Initially, printed books closely resembled manuscripts in appearance, with metal letters imitating ornamental handwriting style and hand-painted illustrations and borders. तो स्टार्टिंग में क्या होता था, इनिशियल फेज में क्या होता था, जो प्रिंटेड बुक्स थे वो मैन्युस्क्रिप्ट से रिसेंबल करते थे अपीयरेंस में, क्योंकि वहाँ पर मेटल के लेटर्स जो थे वो इमिटेट करते थे ऑर्नामेंटल हैंडरिटन स्टाइल को एंड हैंड पेंटेड इलस्ट्रेशन और बॉर्डर को इमिटेट करते थे। आफ्टर दैट प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज बिटवीन 1415 एंड 1550 विद जर्मन प्रिंटर्स ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज टू स्टार्ट न्यू प्रेस। तो उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में इस्टेब्लिश हुए 1450 से 1550 तक, क्योंकि जो जर्मन प्रिंटर्स थे वो क्या करते थे, वो ट्रैवल करते थे अलग अलग कंट्रीज और वहाँ न्यू प्रेस को स्टार्ट करते थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस लेड टू अ बूम इन बुक प्रोडक्शन। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था उसकी वजह से बुक प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, विद 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द यूरोपियन मार्केट इन द लेट 15th सेंचुरी एंड अराउंड 200 मिलियन कॉपीज इन द 16th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में यूरोपियन मार्केट में कुछ 20 मिलियन कॉपीज थी प्रिंटेड बुक्स की और 16th सेंचुरी में वही 20 मिलियन कॉपीज का नंबर बढ़ के 200 मिलियन कॉपीज तक हो चुका था। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग मार्क द प्रिंट रिवॉल्यूशन। और ये जो शिफ्टिंग हुई थी हैंड प्रिंटिंग से लेकर मैकेनिकल प्रिंटिंग तक, इसे हम प्रिंट रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो ये एक प्रिंट रिवॉल्यूशन था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। So it was not just a development, a new way of producing books. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge and with institutions and authorities. तो प्रिंट रिवॉल्यूशन जो था वो एक सिर्फ डेवलपमेंट नहीं थी, ये एक नया वे था बुक्स प्रोड्यूस करने का। साथ ही साथ लोगों की जो लाइफ्स थी वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, उनके जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ जो रिश्ता था, इंस्टीट्यूशन के साथ और अथॉरिटीज के साथ जो रिश्ता था वो भी बदलने लगा था। इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपन अप द न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। नए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के वजह से और नए प्रिंटेड बुक्स के वजह से जो लोगों के परसेप्शंस थे चीज़ों को देखने के वो बदलने लगे और लोग अब नए तरीके से बाकी चीज़ों की तरफ देखने लगे थे। सो लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज a new reading public. The printing press gave rise to new reading public by making books more affordable and accessible. तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो रीडिंग पब्लिक थे, जो बुक्स रीड करते थे, ऐसी पब्लिक के नंबर में इंक्रीमेंट आया और जिसकी वजह से बुक्स जो थे वो ज़्यादा अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बन गए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जो बुक्स को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट था वो कम हो गया एंड
इसलिए बुक्स जो थे वो ज़्यादा अफोर्डेबल थे और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते थे। विद द प्रिंटिंग प्रेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ बुक्स कुड बी प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा कॉपीज जो थे बुक्स की वो प्रोड्यूस करते थे ज़्यादा इफिशिएंटली, और जिसके वजह से मार्केट में बुक्स का फ्लड आ चुका था, मतलब बाढ़ आ चुकी थी बुक्स की, इतने ज़्यादा बुक्स प्रिंट हो रहे थे। बिफोर द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड ओरल कल्चर डोमिनेटेड विद स्टोरी टेलिंग एंड नॉलेज ट्रांसमिशन हैपनिंग थ्रू स्पोकन वर्ड्स। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था, ओरल कल्चर जो था उसका डोमिनेशन था, क्योंकि जो भी स्टोरी टेलिंग होती थी, नॉलेज ट्रांसमिशन होता था, वो वर्ड्स के थ्रू होता था। एक इंसान जो दूसरे इंसान को बताएगा वही इंफॉर्मेशन दूसरा इंसान तीसरे इंसान को बताएगा, यही चलता था, तो ओरल कल्चर था। प्रिंटिंग इनकॉर्पोरेटेड ओरल कल्चर बाय पब्लिशिंग पॉपुलर बलाड्स एंड फोक टेल्स ऑफ्टन अकम्पनाइड बाय इलस्ट्रेशंस। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, ये जो ओरल कल्चर जो थे उनके जो स्टोरी टेलिंग्स थी, उनके जो नॉलेज था उसको प्रिंट किया गया, उसको पब्लिश किया गया। पॉपुलर बलाड्स जो थे, फोक टेल्स जो थे, उनको पब्लिश किया गया, और साथ ही साथ कुछ इलस्ट्रेशन भी डाले जाते थे उसके साथ, उस टेक्स्ट के साथ। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड एज प्रिंटिंग मटेरियल्स वर ओरली ट्रांसमिटेड। तो जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स जो था, वो डिस्टिंक्शन कम होता गया, ब्लर होता गया, क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल्स जो थे वो ओरली ट्रांसमिटेड किए जाते थे। प्रिंटेड बुक्स वर रीड आउट एंड एंजॉय बाय बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट इंडिविजुअल्स। तो कुछ इलिटरेट इंडिविजुअल्स भी थे, इसीलिए उनके लिए जो बुक्स थे उसको रीड किया जाता था। तो प्रिंट मटेरियल जो था वो ओरली ट्रांसमिट भी हो रहा था, और इसी के साथ जो प्रिंट मटेरियल था वो लिटरेट पीपल एंड इलिटरेट पीपल दोनों लोग उसको एंजॉय कर पा रहे थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड बुक्स अलाउड द हियरिंग पब्लिक, दोज हु लिसन टू स्टोरीज एंड परफॉर्मेंसेस, and the reading public to overlap, creating a more diverse and interconnected audience। तो जो इंट्रोडक्शन हुआ प्रिंटेड बुक्स का, उसकी वजह से क्या हुआ, हियरिंग पब्लिक जो थे और जो रीडिंग पब्लिक्स थे वो ओवरलैप होने लगे। अब प्रिंटेड बुक्स का जब इंट्रोडक्शन हुआ, अब इस प्रिंटेड बुक्स ने क्या कर दिया, जो हियरिंग एंड रीडिंग पब्लिक्स थे ये क्या करते थे, ओवरलैप करते थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, नए डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड ऑडियंस जो है वो क्रिएट हुए। इस तरह से हमने देखा कि रीडिंग पब्लिक किस तरह से इमर्ज हुए, किस तरह से बुक कॉस्ट रिड्यूस की गई और बुक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो रिलीजियस डिबेट क्या हुआ प्रिंट पे, आइए देखते हैं। द प्रिंटिंग enabled the widespread dissemination of ideas and facilitated new avenues of debates and discussions। तो प्रिंटिंग के वजह से क्या हुआ, जो नई आइडियाज थे वो स्प्रेड होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसी के साथ साथ नए डिबेट्स एंड नए डिस्कशंस भी अराइज हुए। द एबिलिटी टू प्रिंट एंड सर्कुलेट आइडियाज अलाउड इंडिविजुअल टू चेंज, एस्टैब्लिश अथॉरिटीज एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। तो जो एबिलिटी थी प्रिंट की और जो आइडिया सर्कुलेट होते थे प्रिंट के द्वारा, इट अलाउज इंडिविजुअल टू चैलेंज एस्टैब्लिश अथॉरिटीज। तो इस प्रिंट के वजह से जो इंडिविजुअल्स थे वो एस्टैब्लिश अथॉरिटीज को चैलेंज करने लगे थे, एंड साथ ही साथ उनके जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स थे उसको प्रमोट कर रहे थे। प्रिंटेड मैसेज हैड द पावर टू परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मोटिवेट देम टू टेक एक्शंस। तो प्रिंटेड मैसेज में ऐसा एक पावर था कि वो लोगों को अलग से सोचने पर मजबूर कर देता था और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करता था टू टेक एक्शंस, मेकिंग देम अ कैटलिस्ट फॉर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज। और लोग जो थे वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे थे for social and intellectual change. Not everyone welcomed the printed books, fearing its impact on people's mind and the potential spread of rebellious and irreligious thoughts। तो हर किसी ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि ये जो प्रिंटेड बुक्स है वो लोगों के माइंड्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, जिसके वजह से लोग रिबेलियस होंगे और साथ ही साथ इररिलीजियस थॉट भी स्प्रेड होंगे। रिलीजियस अथॉरिटीज, मोनार्क्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट express concern about the uncontrolled dissemination of printed literature। तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज थे, मोनार्क्स थे, राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने उनका कंसर्न एक्सप्रेस किया अबाउट द जो अनकंट्रोल स्प्रेड हो रहा था प्रिंटेड लिटरेचर का, उस पर। देन मार्टिन लूथर्स 95 थीसिस printed and widely read challenge the practices of the Roman Catholic Church
एंड स्पार्क द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो मार्टिन लूथर्स की जो 95 थीसिस थी वो प्रिंट हुई और वाइडली लोगों ने उसको रीड भी किया। अब जब लोगों ने रीड किया तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों ने जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उसको भी चैलेंज किए और इसके वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। लूथर्स राइटिंग मल्टीप्लाइड थ्रू प्रिंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिवाइडिंग द चर्च एंड स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज। तो मार्टिन लूथर्स की जो राइटिंग्स थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी प्रिंट की वजह से और इस वजह से और मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स थी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन डिवाइडिंग द चर्च और साथ ही साथ नई आइडियाज स्प्रेड करने में भी। और इसमें मार्टिन लूथर की जो सबसे ज्यादा हेल्प की वो किसने की, प्रिंट टेक्नोलॉजी ने। प्रिंटिंग फैसिलिटेटेड द रैपिड reproduction and wide distribution of Luther's writing contributed to the intellectual atmosphere that fosters the Reformation। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से रैपिड रिप्रोडक्शन हुआ और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मार्टिन लूथर्स का राइटिंग्स का, जो भी उन्होंने बुक लिखी थी 95 थीसिस, उस बुक का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ जिसने रिफॉर्मेशन को फॉस्टर किया। Luther himself acknowledged the transformative power of print and disseminating his ideas। तो मार्टिन लूथर ने खुद जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर थी प्रिंट की उसको एक्नॉलेज किया और उनके आइडियाज को स्प्रेड किया प्रिंट के जरिए। अब इस तरह से रिलीजियस डिबेट्स जो थे वो शुरू हो गए थे यूरोप में और साथ ही साथ प्रिंट को लेकर जो रिलीजियस अथॉरिटीज थे, मोनार्क्स थे, राइटर्स थे, उनके भी कुछ डर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंट एंड डिसेंट की तरफ। सो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्पार्क डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लेस एजुकेटेड वर्किंग इंडिविजुअल्स। तो प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जो थे इस वजह से क्या हुआ, डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ जो है वो स्पार्क हुए। इवन जो लेस एजुकेटेड वर्किंग इंडिविजुअल्स है उनमें भी ये इंटरप्रिटेशन स्प्रेड होने लगे। देन मोनोकियो एन इटालियन मिलर in 16th century read available books and developed his controversial views on God and creation, angering the Roman Catholic Church। तो मोनोकियो जो थे एक इटालियन मिलर थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने जो भी बुक्स अवेलेबल थी उन बुक्स को रीड किया और साथ ही साथ उनके नए कंट्रोवर्शियल व्यूज जो थे वो डेवलप हुए गॉड एंड क्रिएशन पे और इस वजह से वो रोमन कैथोलिक चर्च पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, गुस्सा थे। The Roman Church, alarmed by the impact of popular readings and questioning of faith, initiated an inquisition to suppress heretical ideas। तो पॉपुलर रीडिंग्स के वजह से क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन ऑफ फेथ है वो भी उठाया गया और इन सब के वजह से जो हेरेटिकल आइडियाज थे वो सप्रेस होते गए। टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ printing materials, the Roman Church imposed strict regulations on publishers and booksellers। और ये जो प्रिंट मटेरियल के वजह से जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे उस वजह से रोमन चर्च ने क्या किया, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्पोज कर दिया पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स पे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1558 द रोमन चर्च मेंटेन्ड an index of prohibited books which listed publications considered heretical or dangerous to the church authority। तो 1558 से क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स मेंटेन करना चालू कर दिया प्रोहिबिटेड बुक्स का, जिसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस थे जिसमें हेरेटिकल आइडियाज जो थे वो इंक्लूड, ऐसे पब्लिश बुक्स जो थे वो उस प्रोहिबिटेड बुक लिस्ट में इंक्लूड थे और साथ ही साथ जो डेंजरस आइडियाज थे चर्च अथॉरिटी के खिलाफ, ऐसी आइडियाज जिस भी पब्लिकेशंस में इंक्लूडेड थी वो बुक्स भी प्रोहिबिट कर दी गई। सो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को रिवॉच कीजिए और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का भी सहारा लीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।